टॉपिक है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अब हमारे पास किस टाइप के टिश्यू आने वाले हैं, तो यहां पे हमारे पास दो टाइप के टिश्यू आने वाले हैं बेटा, एक आने वाला है जाइलम और एक आने वाला है फ्लोएम। अब ये दो टिश्यू किस तरीके से काम करेंगे प्लांट्स के अंदर, वो हमें इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ना है। यहां पे देखो क्या लिखा है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच लुक लाइक ईच अदर। कह रहे कि अभी तक जितने भी टाइप के हमने टिश्यूज पढ़ लिए ना पीछे, जैसे कि हमने वहां पे पढ़ लिया बेटा पैरेनकाइमा टिश्यू पढ़ लिया है, कॉलेनकाइमा टिश्यू पढ़ लिया है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पढ़ लिया है, तो ये जितने भी टिश्यू अभी तक हमने पीछे पढ़ लिए ना बेटा, ये सारे के सारे ना वन टाइप ऑफ सेल के टिश्यू थे। वन टाइप ऑफ सेल मतलब कि उसमें जितने भी टाइप के सेल थे ना, वो जितने भी सेल्स थे वो सारे एक ही टाइप के थे, सारे लुकलाइक थे। लुकलाइक मतलब सारे एक जैसे थे। सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो उन टिश्यूज को हम क्या बोल रहे थे बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो यस, मैंने अभी आपको यहाँ पे नाम बता दिए, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों किस टाइप के टिश्यू थे बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू थे। क्यों बोला जा रहा है इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये सारे एक ही टाइप के सेल से बने हुए थे और दिखने में भी एक जैसे थे, इसलिए ये सिंपल परमानेंट टिश्यू थे। अब कह रहे हैं येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो अब हमारे पास एक और टाइप का टिश्यू है बेटा और उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो बन रहे हैं ना, वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बन रहे हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का मतलब हो गया कि इसमें एक ही टाइप के सेल नहीं है, अलग अलग टाइप के सेल है जिनसे मिलकर ये बन रहे हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। लेकिन अब भले ये सारे अलग अलग टाइप के सेल हैं, लेकिन ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इसके एग्जांपल हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो दो एग्जांपल यहां पे इन्होंने बता दिए जो हमें यहां पे पढ़ने हैं। अब दोनों को डिटेल में देखते हैं बेटा। कह रहे दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल। कह रहे कि दोनों के दोनों जो है ना कंडक्टिंग टिश्यू है बेटा। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब है कि यहाँ पे ये कुछ ना कुछ कंडक्ट करते हैं। क्या चीज कंडक्ट करते हैं, तो वो मैं आपको पहले एडवांस में बताता हूँ रीड करने से पहले। तो जाइलम जो है बेटा ये फूड को कंडक्ट कर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। जाइलम जो है बेटा वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है। और कहां से करता है बेटा, रूट से रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि रूट से, जैसे कि ये प्लांट है मान लो, तो ये इसके रूट से नीचे और ऊपर प्लांट है, तो जो नीचे रूट्स है ना, ये वहां पे आपको देखने को मिलेगा जाइलम। और ये क्या करेगा, रूट से वाटर और मिनरल लेगा, रूट्स की मदद से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करेगा और फिर प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचा देगा। ये किसका काम है, जाइलम का काम है। जबकि फ्लोएम का काम क्या है बेटा, फ्लोएम का काम है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। लीव्स टू अदर पार्ट, यानी कि लीव्स के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे लीव्स है, तो ये लीव्स में खाना बनेगा और खाना बनके ये प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाया जाएगा। मतलब जो भी एनर्जी है यहाँ पे वो प्लांट के अदर पार्ट में पहुंचाई जाएगी। तो ये फ्लोएम का काम हो गया। तो हो गए ना ये कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्ट करने वाले किसी चीज को, तो इसलिए यहाँ पे इनको कंडक्टिंग टिश्यू बोला जा रहा है। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। कह रहे वेस्कुलर टिश्यू is a distinctive feature of complex plant, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. In figure 6.3 showing a section of stem, can you see different type of cell in the vascular bundle? तो आपको कह रहे हैं कि इनका एक यूनिक फीचर ही है बेटा जो इनको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए मदद करता है। इनके पास एक यूनिक फीचर ही है बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का यूनिक फीचर है जिसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया बेटा लैंड पे। तो लैंड पे ये लोग रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है वो बेटा सॉइल में होती है और सॉइल से ये पानी एब्जॉर्व करते हैं और फिर प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाते हैं। तो ये हेल्प कर रहे हैं ना टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में इसका रहने के लिए। और आपको कह रहे हैं कि स्टेम के सेक्शन को देखो और वहां पे देखो कि डिफरेंट टाइप ऑफ आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं बेटा, एक मिनट। स्टेम का क्रॉस सेक्शन बेटा आपको यहाँ पे दिखा रखा है और देखो इसके अंदर आपको दो वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहे हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आपको देखने को मिल रहा है जाइलम, ये रहा, और फ्लोएम आपको मिल रहा है ये अपर पार्ट पे, ग्रीन वाले पार्ट पे। सो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेंगे। इसमें क्या बता रहे बेटा, कह रहे जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो यहाँ पे चार चीजें बता रहे बेटा जाइलम के अंदर। चार चीजें कौन सी है, ट्रैकेट्स है,
वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर है। दिखाता हूं मैं आपको, ये नीचे करते हैं और ये आपको दिखाता हूं। देखो ये रहा, ये जाइलम के अंदर आपको ट्रैकेट्स देखने को मिलेंगे, ये आपको वेसल देखने को मिलेगा, ये आपको जाइलम पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा? ये आपको जाइलम के अंदर मिलेगा। ये सारी चीजें आपको जाइलम में देखने को मिलेगी। फिर क्या बोल रहे हैं? कह रहे ट्रैकेट्स एंड वेसल हैव थिकर वॉल एंड मेनी आर डेड सेल व्हेन मैच्योर। वो कह रहे हैं कि ट्रैकेट्स और वेसल जो है ना, इनकी जो वॉल होती है काफी थिक होती है, ठीक है। और साथ में कह रहे हैं कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं सेल, तो ये डेड सेल हो जाते हैं, मतलब कि मर जाते हैं। फिर ये ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ट्यूब की तरह होता है, जैसे ट्यूब होता है ना, पाइप, वैसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये रहा कुछ पाइप की तरह, जैसे पाइप के अंदर होता है, जैसे इसके नीचे से कुछ ना कुछ सामान जाएगा, जैसे इसमें भी पाइप की तरह है। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर इनका आपको देखने को मिलेगा, किसका? ट्रैकेट्स और वेसल का। फिर कह रहे हैं दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। अब ये वेसल्स जो है ना, ये जो वेसल हो गया और जो ट्रैकेट्स हो गए, तो ये दोनों पानी को मदद करते हैं बेटा, पानी और मिनरल्स को ऊपर की तरफ वर्टिकली, यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाने में मदद करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहां पे आपको एनसीईआरटी में क्लियर नहीं करेंगे, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जाइलम जो है ना, वो पानी को भेजता है रूट से अदर पार्ट्स में, यानी कि रूट से ऊपर के अदर पार्ट्स में भेजता है। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ना, वो यूनी डायरेक्शनल होती है बेटा, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक ही तरफ मूव करते हैं, और वो भी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आते कभी भी, ये सिर्फ नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। इनकी एक ही डायरेक्शन होती है, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, यानी कि ये जो ट्रैकेट्स हैं और जो वेसल हैं, ये इनको हेल्प करते हैं पानी को ऊपर की तरफ लेके जाने में। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, जबकि पैरेन्काइमा क्या करता है बेटा? फूड को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जाइलम फाइबर जो है ना, वो इनको सपोर्टिव करता है इन फंक्शन, यानी कि अलग अलग काम में इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से चारों का आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ काम बता दिए कि ट्रैकेट्स और वेसल जो है, ये मिनरल और वाटर को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पैरेन्काइमा, जो जाइलम पैरेन्काइमा, वो फूड को स्टोर कर रहे हैं, और जो जाइलम फाइबर है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इस तरीके से आपको जाइलम के चारों जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में इन्होंने बता दिया। फिर चलते हैं फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम क्या है और फ्लोएम में कितने कंपोनेंट्स हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो कह रहे फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल। फ्लोएम 5 अलग अलग टाइप के सेल से बनता है। एक है बेटा सीव सेल, एक है सीव ट्यूब, एक है कंपेनियन सेल, एक है फ्लोएम फाइबर, एक है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये 5 टाइप के सेल से फ्लोएम बनता है। आपको इस पांचों के पांचों नाम याद रखने हैं। अब क्या कह रहे सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ perforated walls. Phloem transport food from leaves to other parts of the plants. अब यहाँ पे क्या बोल रहे बेटा? कह रहे जो सीव ट्यूब है ना, ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, बेसिकली ट्यूबुलर सेल है, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं इसका डायग्राम, तो आपको यहाँ पे दे रखा होगा, ये रहा सीव ट्यूब, इस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है सीव ट्यूब का। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेटा आपको? अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इनकी जो वॉल होती है ना, ये होती है परफोरेटेड। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा होल होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। एक मिनट आगे बोल रहे बेटा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो फ्लोएम है बेटा, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। यानी कि फूड कहां बनता है बेटा? फूड बनता है लीव्स में। तो लीव्स से जो फूड है बेटा, वो प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, और वो पहुंचाया जाता है फ्लोएम की मदद से। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, वो ये कि जिस तरीके से जाइलम जो है बेटा, वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि वो सिर्फ पानी को नीचे से ऊपर की तरफ भेजता है। इसी तरीके से फ्लोएम जो होता है बेटा, वो यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि वो क्या करता है बेटा, खाने को ना ही सिर्फ नीचे भेजता है बल्कि ऊपर भी भेजता है। मतलब कि मल्टी डायरेक्शनल है, कहीं भी भेज देगा इधर उधर। ये फ्लोएम का काम है। जाइलम ऐसा नहीं करता, जाइलम सिर्फ ऊपर ऊपर भेजता है बस। आगे क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। कह रहे अगर हम फ्लोएम फाइबर को छोड़ दें तो इसके अलावा जो फ्लोएम सेल्स जो है ना, वो सारे के सारे लिविंग सेल्स हैं। यानी कि फ्लोएम में जितने भी सेल है ना, चाहे वो सीव सेल हो गया या सीव ट्यूब हो गया या कंपेनियन सेल हो गया या फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, ये चारों के चारों आपके लिविंग सेल है, एक्सेप्ट ये फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर यहाँ पे आपका डेड सेल है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यूज। हमने प्लांट टिश्यू के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास हमें एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। एनिमल टिश्यू हमारे पास बेटा यहाँ पे 4 टाइप का होता है। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है बेटा हमारे पास यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू,
एक हमारे पास यहाँ पे होता है बेटा मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, और एक हमारे पास होता है बेटा यहाँ पे नर्व्स टिश्यू या नर्वस टिश्यू भी आप बोल सकते हो। तो इन 4 टाइप के टिश्यू के बारे में हमें पढ़ना है, और इन 4 टाइप के अंदर भी बेटा फर्दर पार्ट्स हैं। तो पहले इसको रीड करने से पहले मैं आप लोगों को बेटा यहाँ पे एक टेबल बना के दे रहा हूं। वो टेबल बेटा आप लोगों को बनाना है ताकि आप यहाँ पे रिलेट कर पाओ कि हमें इनके अंदर भी किस किस टाइप के टिश्यूज को पढ़ना है। ये पूरा का पूरा बेटा आपका एनिमल टिश्यू का चार्ट हो गया जो हमें यहाँ पे कवर करना है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो आज का हमारा मसल टिश्यू को कवर करने का टारगेट रहेगा, और शायद नर्व टिश्यू भी हम इसी क्लास में कवर कर लें। तो ये 2 हम पहले कवर करेंगे, एपिथेलियल और कनेक्टिव को बाद में करेंगे। टॉपिक है बेटा मसल्स टिश्यू। इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं बेटा, इसके अंदर एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, यानी कि लंबे लंबे से सेल्स होते हैं। अब कैसे लंबे लंबे से सेल होते हैं वो भी हम डायग्राम से यहाँ पे बेटा देखेंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स, इनको हम मसल फाइबर भी बोलते हैं। ये मस्कुलर टिश्यू काम किसके आते हैं बेटा, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये जो टिश्यू होते हैं बेटा ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में मदद करते हैं। जैसे आप देखते हो ना बेटा, आप अपने हाथों को हिला पाते हो, आप अपनी फिंगर्स को मूव कर पाते हो, अपने आप को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लेके आ पाते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा, ये पॉसिबल है आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं। तो अब मसल्स के अंदर भी तो बेटा सेल्स होते हैं, तो उन सेल के कलेक्शन को मसल टिश्यू बोलते हैं। Then muscles contain special proteins called contractile protein which contract and relax to cause movement. अब कह रहे हैं मसल्स के अंदर बेटा एक स्पेशल प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके अंदर हमारे पास मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है। ये किस में मदद करता है बेटा प्रोटीन, ये प्रोटीन मदद करता है मूवमेंट्स के लिए। ये क्या करता है, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा देता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा श्रिंक हो जाना, और रिलैक्स का मतलब होता है एक्सपैंड हो जाना। तो ये क्या करता है, जैसे हमारा जो हार्ट होता है बेटा, हार्ट हमारा पंप नहीं करता, एक बारी फूल जाता है फिर श्रिंक हो जाता है, फिर फूल जाता है फिर श्रिंक हो जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धक धक करना। तो ये वही है बेटा कि यहाँ पे मसल्स भी ना हमारी काइंड ऑफ इसी तरीके से काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी कि श्रिंक हो जाती है फिर एक्सपैंड हो जाती है, फिर श्रिंक हो जाती है फिर एक्सपैंड हो जाती है। तो इससे हमारे इसमें हमें क्या मिलती है बेटा, मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है इसकी वजह से। तो इसमें कौन सा प्रोटीन कंटेन है बेटा, तो उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये आपको याद रखना होगा। अब देखो पीछे उसने बोला था ना कि एलोंगेटेड मसल्स होती है, मस्कुलर जो सेल्स होते हैं ये एलोंगेटेड होते हैं। तो देखो कितने कितने एलोंगेटेड है, कितने कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो ये सारे सेल हैं, ये सारे सेल हैं, अलग अलग कैटेगरी में है, वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी है। देन यहाँ पे देखो ये सारे सेल्स हैं आपके, ठीक है। सो देखते हैं नीचे क्या बोल रहे हैं। कह रहे वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। कह रहे कभी कभार हम क्या करते हैं बेटा, अपनी कुछ मसल्स को अपनी विल से, अपनी मर्जी से मूव करवा पाते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। वो कह रहे हैं जो हमारे लिम्स होते हैं बेटा, चाहे वो हैंड हो या लेग्स हो, तो उनको हम अपनी मर्जी से बेटा मूव करवा पाते हैं। हम जब चाहे उनको मूव करवा सकते हैं और जब चाहे उनको रुकवा सकते हैं। तो इस टाइप की जो मसल्स होती है इसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल, यानी कि जो अपनी मर्जी से हम ऑपरेट कर पाए। जिन मसल्स को बेटा हम अपनी मर्जी से ऑपरेट कर पाते हैं, अपनी मर्जी से चला पाते हैं, इनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। आगे क्या बोल रहे बेटा इसी में, These muscles are called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement. इन मसल्स को, इन जो वॉलेंट्री मसल्स है बेटा, इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। अब पेपर में रीजन आ सकता है कि क्यों हम इसको स्केलेटल मसल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बोन्स से अटैच होती है और हमारी बॉडी की मूवमेंट में मदद करती है, तो इसलिए हम इसको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। अब ये कैसी दिखती है, तो फिगर 6.11 में अगर आप देखोगे, यानी कि ये रही, तो ये आपकी स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल बोल लो या वॉलेंट्री मसल बोल लो, या आप इसको एक और कौन सा नाम है इसका, स्ट्रेटेड मसल बोल लो। तीनों में से कोई भी मसल बोल लो, एक ही मतलब है इसका, नाम अलग अलग है। कह रहे अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेटशन व्हेन स्टेन एप्रोप्रिएटली। क्या मतलब है इसका, देखते हैं बेटा। यहां पे अगर आप कह रहे हैं, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे
यानी कि जूम इन करोगे तो आपको इस पे लार्ज एंड डार्क, लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आएंगे। देखो ये देखो, ये वाला बैंड देखोगे लाइट है, अगला बैंड डार्क है, फिर अगला लाइट है, फिर अगला डार्क है, फिर अगला लाइट है, फिर अगला डार्क है। इस तरीके से आपको लाइट डार्क यहाँ पे स्ट्रेशन या फिर बैंड नजर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पे बता रहा है अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटेड मसल भी बुलाते हैं। देखो एज अ रिजल्ट दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल, क्योंकि आपको यहां पे स्ट्रेशन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस तरीके से बैंड देखने को मिल जाएंगे जो कि डार्क कलर लाइट कलर के होंगे, इसलिए हम इसको स्ट्रेटेड मसल भी बुलाते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, इसके जो सेल्स होंगे ये काफी लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल शेप में होंगे। तो यस बेटा ये देखो ये सिलेंड्रिकल शेप है। अनब्रांच्ड होंगे, अनब्रांच का मतलब देखो इससे कोई भी अटैच नहीं है, कोई भी, जैसे नीचे देखो नीचे अटैच्ड है, ये देखो ये वाला अगर आप सेल देखोगे या टिश्यू देखोगे तो देखो ये अटैच्ड है, जबकि वो अटैच नहीं होंगे, जो ऊपर वाले हैं वो अटैच नहीं है। देखो वो इंडिविजुअल है, ये अकेला एक इंडिविजुअल। और यहां पे क्या लिखा है बेटा, एंड मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है कि एक ही सेल में मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं, एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई है। देखो ये रहा एक न्यूक्लियस, ये रहा एक न्यूक्लियस, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा। तो ये हमारे पास कौन सा बेटा, वॉलेंट्री मसल है। नेक्स्ट बेटा बता रहा है द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल आर इनवॉलेंट्री मसल। जबकि अगर हम अपनी बॉडी के इंटरनली बात करें बेटा, तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल कहां से होता है बेटा, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनल पे जाके खत्म होता है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो माउथ के थ्रू वो जाता है अंदर और एनल से जो है वो बाहर आ जाता है। तो इसके बीच में जो भी पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब देखो माउथ से लेकर खाना हमारे ओएसोफेगस में जाएगा, फिर वहां से स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहां से ये मैंने एनल बोल सकते हो आप, ये इसको एनस बोल सकते हो, एक ही बात है। तो यहां पे जाएगा और यहां पे जाके क्या करेगा बेटा, फिर खाने को का जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल देगा। अब यहां पे पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इसके बीच में जो भी काम हो रहा है, क्या उस पर मेरा कोई कंट्रोल है, या क्या आपकी बॉडी में इसके बीच में कोई भी काम हो रहा है, क्या आपका कोई कंट्रोल है इसके ऊपर? नहीं है आपका, हमारा कोई भी कंट्रोल। तो इस टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं बेटा, इस पे हम लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। एक बार ही खाना अगर आपके मुंह में चला गया और मुंह से होता हुआ फिर वो फर्दर पास हो गया, तो फिर उसको मैं वापस नहीं ला सकता, फिर वो अपना पूरा प्रोसीजर जैसे वो करता है वैसा वो पूरा का पूरा चलेगा ही चलेगा। We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. हम अपनी मर्जी से कब स्टार्ट करना चाहे, कब रोकना चाहे, ऐसा हम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो खाना मेरे पेट में चला गया, अब मैं चाहता हूं कि भाई वो मेरे पेट में जाके डाइजेस्ट ना हो, तो मैं अपने पेट को बोलूंगा, परमिशन दूंगा कि भाई अगले 10 दिन तक तो उसको डाइजेस्ट मत हुई हो। तो क्या ऐसे पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। अगर वो एक बार ही चला गया तो फिर वो अपना काम करेगा जैसे वो करता होगा। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। तो अब इस मसल्स का क्या नाम दिया जा रहा है, तो इन मसल्स को हम बोल रहे हैं इनवॉलेंट्री मसल या स्मूथ मसल। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई। जो हमारे आइरिस ऑफ द आई होते हैं, यानी कि जो हमारी आंखों की पलकें वगैरह होती हैं, तो वहां पे भी ये आपको मिलेगा। क्या आपकी जो आंखों की पलकें होती हैं, क्या वो आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो ब्लिंक करने के लिए? तो नहीं कर सकते हो बेटा, कुछ हद तक कर सकते हो, लेकिन कभी ना कभी तो आप अपनी आईज को ब्लिंक करोगे ही करोगे, कभी ना कभी तो करोगे, तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। इसी तरीके से यूरेटर्स, यूरेटर्स क्या होता है बेटा, यूरेटर वो पॉइंट होता है बेटा जहां से यूरिन पास होता है, जो हमारा वेस्ट होता है, जो हमारा लिक्विड यूरिन यानी कि वेस्ट होता है वो पास होता है। तो क्या यूरेटर को मैं कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, हमारी लंग्स में ब्रोंकाई होते हैं बेटा, जो गैसेस को एक्सचेंज कराने में मदद करते हैं। इन सबको आप डिटेल में 10th क्लास में पढ़ोगे, ये यूरेटर्स क्या होते हैं, ब्रोंकाई क्या होते हैं, इनको आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। बस अभी आप यहाँ पे याद कर लो कि जो ब्रोंकाई होता है बेटा, वो लंग्स में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि गैसेस को पास कराते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या उस पर मेरा कोई कंट्रोल है? नहीं है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं बेटा जो अपने आप ही ऑपरेट हो रही हैं, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स। फिर कह रहे हैं सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएट। क्या मतलब इसका, कह रहे हैं कि जो इसके सेल है ना वो पॉइंटेड एंड होते हैं। देखो इस तरीके से, देखो ये देखो एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, तो आप देख सकते हो दोनों साइड से ये पॉइंटेड है, दोनों साइड से ये पॉइंटेड है, और सबके अपने अपने न्यूक्लियस है, तो इसलिए यूनिन्यूक्लिएट है। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब है सबके अपने अपने एक एक न्यूक्लियस है।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, और इसको हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोल रहे हैं। और आपको कह रहे हैं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या आप बता सकते हो? यस, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से जो स्ट्रेटेड, जो स्ट्रेन्स थे, जो बैंड्स थे, वो आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें बता रहा है बेटा, द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट लाइफ। कह रहा है हमारा जो हार्ट होता है बेटा, हार्ट भी हमारा रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं दिल का धक धक करना। ठीक है, ये आपकी पूरी थ्रू आउट लाइफ करता रहता है ऐसा। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। क्या आप अपने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, लेकिन इनको एक अलग कैटेगरी में डाला गया है। इसको डाला गया कार्डियक मसल की कैटेगरी में, क्योंकि ये स्पेशल हार्ट का है, तो इसको एक अलग कैटेगरी दे दी गई है, कार्डियक मसल है। ये भी इनवॉलेंट्री ऊपर की तरह, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, बट ये इनवॉलेंट्री ऐसा है जो आपको सिर्फ आपके हार्ट में मिलेगा, तो इसलिए हम इसको कार्डियक मसल्स भी यहां पे बोला जा रहा है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, देखो ये रहा सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और यहां पे लिखा हुआ है ब्रांच। ब्रांच मतलब देखो अटैच होते हैं दूसरे वाले से, देखो दूसरे वाले से अटैच है, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, वैसे ये भी अटैच्ड है। और यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट का मतलब है अपने अपने न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। देखो थोड़ा सा जूम करता हूं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं न्यूक्लियस। देखो ये रहा, देखो यहाँ पे लाइन आ गई, यहाँ पे लाइन आ गई, इसका मतलब इसके बीच में एक न्यूक्लियस हो गया। फिर ऐसे यहाँ पे लाइन आ गई, यहाँ पे लाइन आ गई, इसके बीच में एक न्यूक्लियस हो गया। फिर ऊपर ये लाइन आ गई और ये वाली लाइन आ गई, तो देखो बीच में न्यूक्लियस हो गया। तो यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब सबके अपने अपने न्यूक्लियस है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास नर्वस टिश्यू। अब ये नर्वस टिश्यू क्या करता है बेटा, पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं और फिर हम इसको रीड करते हैं, इनकी लैंग्वेज वगैरह को। देखो नर्वस टिश्यू जो होता है ना बेटा, ये हमारी बॉडी में मैसेज डिलीवर करने का काम करता है, मैसेज डिलीवरी का काम करता है। किस टाइप के मैसेज? ये मैसेज डिलीवर करता है बेटा स्टिमुलाई के, स्टिमुलाई के, STIMULI के। स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है बेटा? स्टिमुलाई का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे आसपास बेटा जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें जो भी मूवमेंट होती है या जो भी कुछ हम, यस बेटा, इसमें जो भी कुछ होता है ना, वो क्या करता है, यहां पे न्यूक्लियस की वजह से, जैसे कि मान लो आप खड़े हुए हो, आपके पीछे से आपका फ्रेंड आता है, ठीक है, आपके पीछे से आपका फ्रेंड आया और एकदम से उसने आपको डरा दिया, तो क्या होगा? अब ये जो एनवायरनमेंट में चेंज आया, इसकी वजह से आपकी ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचना जरूरी है। तो ये मैसेज कौन डिलीवर कराएगा? ये मैसेज डिलीवर कराएगा नर्व सेल या नर्वस टिश्यू। क्यों? क्योंकि जब ये मैसेज आपके ब्रेन तक डिलीवर कराएगा, तभी तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स करवाएगा। जैसे आपके फ्रेंड ने पीछे से आपको डराया, आप एकदम से डर जाते हो, तो ये कैसे हुआ? ये हुआ आपके ब्रेन की वजह से, क्योंकि नर्वस टिश्यू ने क्या करा बेटा, आपके ब्रेन तक ये इस मैसेज को डिलीवर कराया, और इसकी बेसिस पे आपके ब्रेन ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड ऐसा हुआ कि आपने रिएक्ट करा कि आप डर गए एकदम से। तो ये होता है, ये आपका नर्वस टिश्यू करवाते हैं। और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास में कोई पैन है, जो फ्राइंग पैन होता है बेटा, और ये गर्म है, ठीक है। अब आप इसको हाथ लगाने जाते हो, जैसे आप इसको हाथ लगाते हो, आपको गरम गरम फील होता है, और अचानक से आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो उस केस में अगेन कौन मैसेज डिलीवर कराता है? नर्वस टिश्यू। तो इसका मतलब नर्वस टिश्यू क्या कर रहे हैं बेटा, जो भी आसपास चीजें हो रही है ना, ये उस पर रिएक्ट करवा रहे हैं। कैसे रिएक्ट करा रहे हैं? मैसेज को डिलीवर करवा के ब्रेन तक, ठीक है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ ब्रेन तक नहीं कराता, स्पाइनल कॉर्ड में भी करवाता है। वो हम डिटेल में 10th क्लास में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे कि ये ब्रेन तक कब पहुंचाता है या स्पाइनल कॉर्ड तक कब पहुंचाता है। बस आप इतना मान लो कि ये दोनों तक पहुंचाता है। अब दोनों में से एक्चुअल में ब्रेन ही रिस्पॉन्ड करता है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं करता। अब वो कैसे होता है, वो फिर कभी मैं आपको या तो एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूंगा, अदरवाइज 10th क्लास में तो आप पढ़ ही लोगे। तो देखो क्या लिखा है इसमें, कह रहा है ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कह रहा है हर सेल जो है ना बेटा, वो क्या करते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है बेटा स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करने की। स्टिमुलाई का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो भी हमारे आसपास में चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी हर सेल में होती है। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड then transmitted the stimulus very rapidly from one place to another within the body। अब कह रहे हैं लेकिन बड़े सारे सेल में से नर्वस टिश्यू या नर्वस सेल एक ऐसा टिश्यू है या ऐसा सेल है जिसके पास ये स्पेशलाइजेशन है कि ये स्टिमुलस पे बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और बॉडी के अदर पार्ट्स तक ये मैसेज को डिलीवर करता है।
द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो अब ये जो नर्वस टिश्यू है बेटा, इससे 3 चीजें कनेक्टेड है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्व्स यानी कि जो भी नसें होती है हमारी बॉडी में, नर्व्स होती हैं। तो अब ये क्या करती है बेटा, मैसेज को जल्दी से ब्रेन तक डिलीवर कराती है, और कुछ कुछ सिचुएशन में स्पाइनल कॉर्ड तक भी करवाती है। जैसे कि जब आप बहुत ही गहराई में कभी कुछ सोच रहे होते हो, मान लो आप कुछ सोच रहे हो, बहुत ही गहरी थिंकिंग में हो, आप सोचते जा रहे हो, आपको कोई होश नहीं है, यानी कि ब्रेन जो है पूरी तरीके से आपके सोचने वाले काम में लगा हुआ है, और अचानक से कुछ होता है और आप घबरा जाते हो कि ये क्या हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि ब्रेन ने ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड को दे रखी होती है। स्पाइनल कॉर्ड को बोल रखा होता है कि भाई मेरी जगह ना तुम मेरी बॉडी का ध्यान रखो, तुम इस बॉडी का ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड भी कर पाए। तो क्या होता है, जैसे आप बहुत गहराई में सोच रहे होते हो और ब्रेन आपका सोचने में लगा होता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है स्पाइनल कॉर्ड को। अब क्या हुआ, अचानक से कुछ भी आपके आसपास हुआ तो आप एकदम से घबरा जाते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसा कुछ होता है ना, तो ब्रेन आपका वापस से सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और स्टिमुलस को और स्पाइनल कॉर्ड को बोलता है कि यार तेरे तो कुछ भी बस का नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और अचानक से फिर वो रिस्पॉन्ड करता है और आप एकदम से घबरा जाते हो, क्योंकि वो घबराने वाला काम स्पाइनल कॉर्ड ने नहीं किया होता, आपके ब्रेन ने किया होता है। क्योंकि आपका ब्रेन खुद डर गया होता है कि यार ये क्या हो गया अचानक से, क्योंकि ब्रेन तो कहीं और लगा हुआ था। और अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज ब्रेन कंट्रोल में रखता है सारी चीजों को, इसलिए आप कई बार डरते नहीं हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, कि मान लो आप यहां पे खड़े हुए हो और आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा हुआ है, और अचानक से वो आपको मतलब कुछ भी डराए, तो आप डरते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि यार ये सामने खड़ा हुआ ना, ये कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा ही। तो आपका ब्रेन पहले से फोकस्ड है इस चीज को लेके। लेकिन ये चीज अगर कोई पीछे से आके करेगा ना, तो आप डर जाते हो, क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज को लेके एक्टिव नहीं होता, आपके ब्रेन को पता नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसलिए आप घबरा जाते हो एकदम से। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, नर्वस टिश्यू की वजह से ही हो रहा है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। अब इस टिश्यू के अंदर जो सेल आपको मिलेंगे उसको नर्व सेल या न्यूरॉन्स बुलाते हैं, आपको ये नाम याद रखना है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखो ये रहा आपको स्ट्रक्चर इसका। तो कह रहा है कि इसके अंदर आपके पास एक क्या होगी, सेल बॉडी होगी, देखो ये रही सेल बॉडी, और जो ये येलो येलो पार्ट है ये आपका साइटोप्लाज्मा है, और बीच में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस मिल रहा है, और इसके लॉन्ग ब्रांचेस हैं जिसको हम डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। कह रहे यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सन। और यूजुअली जितने भी आपके न्यूरॉन्स होते हैं इसके अंदर बीच में एक सिंगल पार्ट होता है जिसको हम एक्सन बोल रहे हैं, ठीक है, सब में एक होता है ऐसा। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स, और छोटे छोटे ब्रांच वाले पार्ट्स होते हैं जिसको हम डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। देखो ये देखो ब्रांचेस, ये डेंड्राइट्स होते हैं आपके, ठीक है, जो ब्रांचेस की फॉर्म में होती है। देन एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। अब ये नर्व सेल जो है किसी बॉडी में कितना बड़ा हो सकता है, 1 मीटर लॉन्ग तक जितना हो सकता है। मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेड अप अ नर्व। और कह रहे कि जितने भी नर्व फाइबर्स हैं बेटा, ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। अभी कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू वाला पॉइंट रहेगा, तो इस पॉइंट को हम वहीं पे समझेंगे अच्छे से। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझना। कह रहे द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इंपल्सेस। ध्यान से समझना इस बात को। कह रहे जब मैसेज डिलीवर हो रहा होता है, यानी कि जब मैसेज जो है वो नर्वस टिश्यू से डिलीवर हो रहा होता है बेटा ब्रेन तक डिलीवर हो रहा होता है, तो जिस फॉर्म में ये जाता है, जिस रूप में ये जाता है, उस फॉर्म को बोलते हैं नर्व इंपल्सेस। उस फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, नर्व इंपल्सेस। ये नाम आपको याद रखना है। फिर क्या बोल रहा है, नर्व इंपल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। और फिर ये नर्व इंपल्सेस हैं जो बेटा हमें हमारी मसल्स की मदद से मसल्स को मूव कराती है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। अब कह रहे हैं यहाँ पे नर्व और मसल्स दोनों मिलके काम करती हैं। कैसे मिलके काम करती हैं आप खुद देखो। नर्वस टिश्यू में नर्व्स जो है वो मैसेज पहुंचाती है ब्रेन को, और ब्रेन मैसेज पहुंचाता है मसल्स को, और इसकी वजह से मसल्स रिएक्ट करती हैं। एग्जांपल समझो इस पॉइंट को। देखो आपके सामने क्या था, एक हॉट पैन पड़ा था, आप अपना हाथ लेके आए, और हाथ जैसे ही आपने इसमें लगाया ना, तो आपने अपना हाथ पीछे कर लिया। अब ये काम कैसे करा, काम इस तरीके से करा कि जैसे आपने अपना हाथ लगाया ना, तो जो नर्वस टिश्यू है उसमें जो नर्व्स हैं उन्होंने ये मैसेज किसको दिया, ये मैसेज उन्होंने दिया ब्रेन को,
और ब्रेन ने ये मैसेज किसको दिया, मसल्स को दिया, और मसल्स की वजह से आपने अपने हाथ को क्या कर लिया, पीछे कर लिया, क्योंकि आपका हाथ पीछे मसल्स की वजह से होगा, क्योंकि जो भी मूवमेंट होती है वो मसल की हेल्प से होती है। तो यहां पे आपका हाथ जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो इसका मतलब नर्व्स और मसल मिलके यहां पे काम कर रही है, कॉम्बिनेशन बना के। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब कह रहे हैं ये कॉम्बिनेशन ही है बेटा जिसकी वजह से एनिमल जो है ना रैपिडली मूव कर पाते हैं या रैपिडली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं स्टिमुलाई के बेसिस पे। स्टिमुलाई मतलब कि जो भी आसपास चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस पे रैपिडली मूव कर पाते हैं। अगर ये नर्व और मसल्स आपस में मिलके काम ना करें तो फिर यहां पे आपको रैपिड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल के समझते हैं, अगेन ये पैन वाला एग्जांपल लेते हैं कि पैन गर्म है और आपने अपना हाथ लगाया। अब मान लो नर्व सेल जो है ना मैसेज डिलीवर करता है ब्रेन को 10 मिनट बाद, और 10 मिनट तक आपके ब्रेन को होश ही नहीं आ रहा कि यार ये गर्म चीज है, तो उस समय ना आपको कोई फील नहीं होगा। आप तो गर्म पे हाथ रखे रखोगे लेकिन आपका हाथ जलता रहेगा, क्योंकि आपने तो उस गर्म पे रखा हुआ ना चीज। लेकिन जैसी ब्रेन को 10 मिनट बाद ये खबर पहुंचेगी कि यार ये तो गर्म चीज है और मैंने हाथ रखा हुआ यहां पे, तो फिर 10 मिनट बाद वो मसल्स को रिएक्ट करने के लिए बोलेगी, और 10 मिनट बाद जब बोलेगी ना तब तक तो आपका हाथ जल चुका होगा। लेकिन क्या आपको फील हो रहा होगा उस 10 मिनट तक? नहीं, आपको 10 मिनट तक फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ब्रेन को होश ही नहीं है। जब तक ब्रेन को बेटा होश नहीं होगा ना, होश का मतलब है जब तक वो कॉन्शियस नहीं होगा किसी चीज को लेके, तब तक आपको कुछ फील नहीं होगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 मिनट से आपका ये हॉट पैन पे हाथ पड़ा हुआ है लेकिन ब्रेन तक मैसेज नहीं जा रहा, ब्रेन अनकॉन्शियस है, तो उस केस में आपको गर्म फील नहीं होगा। लेकिन जैसे 10 मिनट बाद उसको होश आएगा ना कि यार ये तो गर्म चीज लग रही है मेरे को, तो वो अपना हाथ उठाएगा और तब आपको फील होगा कि अरे यार ये तो मेरा हाथ जल गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये नर्व सेल और मसल सेल को रैपिडली कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर नहीं बनाएगा ना तो इतनी देर में आपका हाथ जल बल जाएगा। बस यही है नर्व सेल का काम।